गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट वाला जो कैपेसिटेंस के अंदर आता है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वह स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस, वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए एक डायग्राम, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि दो प्लेट्स की तरह, दो पैरेलल प्लेट्स की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है और दूसरा प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है। और ये सी का मतलब कैपेसिटर है। ये इसमें एक करंट जो गुजर रहा है वो आई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये करंट हम इसके अंदर गुजार रहे होते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो इसकी ये कैपेसिटी होती है कि जिस भी एलिमेंट के अंदर जा रहा है, ये तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज कोई भी एलिमेंट हो तो वह उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, जो कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रही हो, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। मतलब टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो स्टोरेज ऑफ चार्ज भी हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं, स्टोरेज ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू सी भी। वो आता कैसे है? ये यहाँ से आता है कि जो चार्ज होता है हमारा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड वोल्टेज के। जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वह वोल्टेज, उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लगाएंगे। यहाँ पे ऑलवेज कांस्टेंट रहता है क्या? कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि जो करंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि I इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। अब dq है हमारा, तो Q का फॉर्मूला अभी पहले ही हम लोगों ने बताया क्या था? CV। C क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा। अब भी क्या है? dv बाई dt लिख सकते हैं Q की जगह पर। ठीक है ना। तो ये करंट का फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह यूज भी होता है। आई कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है? सी डी वी बाई डी टी। ठीक है। पावर देख लेते हैं कितना ऑब्जर्व किया जाएगा इस कैपेसिटर के अंदर। तो जनरल फॉर्मूला होता है पावर इक्वल वी इंटू आई। वी हमारा तो वी ही रहेगा, वी का वी रहेगा, और आई का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर में लिखा रहा था सी डी वी बाई डी टी। तो वैल्यू को पुट कर दिए, तो ये हो गया अपना पावर का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी के लिए हम लोगों ने पहले भी बता रखा था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी होता है। तो P इंटू टी का मतलब हमारा एक टाइम पर हो गया। अगर डिफरेंट टाइम के अंदर सारा का क्या होगा? एडिशन हो जाएगा। तो सभी को समेशन करने को इंटीग्रेट कर कहते हैं। तो इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं 0 से लेकर के टी टाइम तक के लिए, किसको? तो पावर को। ठीक है ना। ये फार्मूला बैठ जाएगा एनर्जी का। और यहाँ से फिर जब सॉल्व करोगे आप, तो पावर का जब फार्मूला यहाँ पुट करोगे सी वी डी वी बाई डी टी, और विथ रेस्पेक्ट टू डी टी के साथ, तो यहाँ पे डी टी कैंसिल, और डी वी के साथ फिर इसको क्या होगा? इंटीग्रेट होगा। तो सी तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। अब वी का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई टू, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटेंस के अंदर? हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जनरल फार्मूला के लिए, यानी कि किसी एक टाइम से लेकर के दूसरे टाइम तक के लिए अगर आप निकालते हो तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा हाफ सी वी स्क्वायर टी टू पर माइनस वी स्क्वायर टी वन पर टाइम। ठीक है। तो आप दोनों ही फार्मूला याद रखिए, लेकिन मोस्टली आपका ये इस्तेमाल होता है, तो आपको ये याद रखना ही है। अब देखते हैं कैपेसिटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको और याद रखने वाली है। पहली दो चीज़ें तो हो गई कि करंट और एनर्जी की फार्मूला को आपको याद रखना है, वो कैसे आता है वो मैंने बता दिया। इसके बाद है कि जो आइडियल कैपेसिटर होता है कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता है। ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, सेम एज इंडक्टर की तरह। तो ये डिसिपेट नहीं करता है, क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। इस केस में देखिए जब डी टी जीरो की तरफ जाएगा, मतलब इस डायग्राम से आपको समझना होगा, व्हेन डी टी गोज टू जीरो देन डी वी हैव टू बी जीरो। मतलब डी टी अगर जीरो होगा तो डी वी को भी जीरो होना होगा। तो डी वी चेंज इन रेट ऑफ वोल्टेज है, तो ये सडनली जीरो नहीं हो रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक पॉइंट बोला जाता है कैपेसिटर के अंदर, और ये होता है, इस वजह से आपको याद रखना है। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अनटिल और अनलेस इम्पल्स ऑफ करंट इज अप्लाइड। ये कंडीशन है कि जब तक इम्पल्स करंट ना लगाया जाए तब तक कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। तो ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से तक ये पॉइंट।
सो डजंट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है। डीसी सोर्स के लिए क्या होता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन जिसको बोलते हैं, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। डीसी केस के लिए क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। इंडक्टर में डीसी सोर्स के लिए जो इंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है डीसी सोर्स के लिए कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। करंट का वैल्यू जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओपन सर्किट वो है। एसी सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एसी सोर्स के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट सोर्स में फिर वैरी करता है। यहाँ पर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या बोला जा रहा है कि अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन इट इफ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 5 माइक्रोफैराड। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा अगर एक डीसी वोल्टेज उसको लगाया जा रहा है, कितना 100 वोल्ट का। तो वोल्टेज का वैल्यू 100 वोल्ट हो गया, कैपेसिटर का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने अभी निकाला था, हाफ सी वी स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली, जो सोल्यूशन आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था। यहाँ पर आज एक टॉपिक और हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल और छोटा टॉपिक है, सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल सर्किट। यहाँ पे कनेक्शन के बेसिकली बात की जा रही है कि हमारे सर्किट के अंदर जो कनेक्शन होता है वो 3 टाइप्स में बटे होते हैं। एक सीरीज का कनेक्शन हो सकता है, एक पैरेलल का कनेक्शन हो सकता है, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सीरीज और पैरेलल दोनों ही एक सर्किट में देखने को मिले, उसको सीरीज पैरेलल सर्किट बोलते हैं। तो सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, कनेक्शन देख लीजिए। सबसे पहले तो यह एक आपका लोड या रेजिस्टेंस रहेगा, एक और रेजिस्टेंस रहा, तो इनमें कनेक्शन करने का तरीका सेम है कि जो भाई पहला वाला रेजिस्टेंस है उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो बाद वाले के फर्स्ट, यानी सेकंड और फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा कि इसका सेकंड टर्मिनल इसका फर्स्ट टर्मिनल आपस में कनेक्ट होने चाहिए, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट आपस में कनेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से आप करते जाते हो तो कनेक्शन कैसा कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ठीक ना, फिर बाद में हम लोग जो एक टर्मिनल इसका, एक लास्ट वाले का टर्मिनल बचेगा उसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता होगा कि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। यानी इस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज VR1 है तो इसके अंदर VR2 होगा, इसके अंदर VR3 होगा, इसी तरीके से लास्ट वाले के अंदर VRN होगा। वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी सेम ड्रॉप करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेगा। करंट चूँकि सेम होता है। ठीक है, तो वोल्टेज भी हमारा टोटल जो वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज कितने के इक्वल होगा, इस सारे वोल्टेज जो ड्रॉप कर रहे हैं उसके इक्वल होगा। तो VR1 और सबका हम समेशन करते हुए दिखा देंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, IR होता है तो IR लिख सकते हैं, और VR1 के जगह पे IR1 होगा, क्योंकि यहाँ के अक्रॉस जो करंट है वो तो वही करंट है जो करंट हम लोग दिए हैं, क्योंकि सीरीज में है सब जगह करंट आई ही जाएगा, बट रेजिस्टेंस इसका R1 है तो R1 ही हो जाएगा। यहाँ पे VR2 के अक्रॉस IR2 हो जाएगा, और IR3 IRN तक ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि I इधर भी और इधर भी सेम है, तो वो कैंसिल आउट होकर के हटा सकते हैं। सिंपल बचेगा R = R1 + R2 + R3 = R + RN। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल आता है रेजिस्टेंस का कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज सर्किट के अंदर। तो आपको बताना है, जो वैल्यू दिए हुए हैं उनको ऐड कर देना है, सिंपली हो गया। पैरेलल के केस में क्या होगा, सर्किट पैरेलल आपको बनाना होगा। पैरेलल बनाने का तरीका यही है कि जो आपका रेजिस्टेंस है या जो लोड है उसको याद रखिए। इसमें क्या था कि भाई जो लोड है हमारा, जो रेजिस्टेंस है उसका दूसरा, तो उसके बाद वाले का पहला, दूसरा पहला कर रहे थे। इसमें क्या करना है कि पहले को पहला से, दूसरे को दूसरे से, मतलब इसका पहला टर्मिनल और दूसरे का पहला टर्मिनल, दोनों का पहला कनेक्ट कर देंगे और दूसरा भी कनेक्ट कर देंगे। सेम इन दोनों केस में भी देखिए, इनका पहला और इसका पहला कनेक्ट कर देंगे, और इसके दूसरे टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। मतलब इसमें फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। इसमें क्या था, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, ऐसा था, मतलब उल्टा था इसके साथ। तो हम लोग इस तरीके से कनेक्शन जब कर देते हैं तो एक आपको कॉमन नोड दिखेगा यहाँ पर और यहाँ पर, इनको फिर आपस में देख करके सोर्स के साथ दे देंगे। इससे क्या होता है कि जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा होता है ना, वही वोल्टेज होता है जो दिए होते हैं, इसमें ड्रॉप नहीं होता है। और यहाँ पे भी वही वोल्टेज होता है, यहाँ पे भी वही वोल्टेज होता है।
बट जो करंट देते हैं वो पैरेलल पाथ बनने की वजह से करंट अलग अलग तीनों के अंदर जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे IR1 किया गया जा रहा है, IR2 जा रहा है, इधर IR3 जा रहा है। तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, आप पैरेलल सर्किट कहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग करंट का निकालेंगे। I = IR1 + IR2 + IR3 अलग अलग जा रहा है। तो I का वैल्यू कितना होता है हमारा, जनरल फॉर्मूला V/R होता है। ठीक है ना, IR1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V/R1 है ना, IR1 के अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस है। फिर उसी तरीके से IR2 के अंदर VR2 हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, और जनरली लास्ट में जाकर के V/RN हो जाएगा। तो भी आप देख रहे हो कि सेम है, तो कैंसिल होकर के 1/R + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरीके से आपका एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पैरेलल सर्किट के लिए जनरल फार्मूला ये याद रखना है। दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इसी को जब सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लोगे दोनों का, फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो फार्मूला बनेगा R इक्विवेलेंट R1 + R2 / R1 R2 होता है। तो इसको आप क्या कर लें, इसको आप दो रेजिस्टेंस वाले को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बार दो रेजिस्टेंस का पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा होगा और इसमें आपको थोड़ा सिंपल पड़ेगा, तो इस वजह से आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए तो अच्छा है। इसके बाद एक और आपका कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सीरीज वाला पार्ट को इसी तरीके से, पैरेलल वाला पार्ट को इसी तरीके से। कनेक्शन बस आप जान लीजिए कि कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, दो रेजिस्टेंस आपस में हो सकते हैं सीरीज में हो, और इन दोनों के साथ सीरीज सॉल्व कर लेने के बाद जो आगे का रेजिस्टेंस हो वो आपस में पैरेलल हो, है ना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इससे कनेक्शन को आप लोग कहते हो सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जिसमें दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया हो कॉम्बिनेशन। इस पर आप न्यूमेरिकल्स करें, आपको क्लास के अंदर भी न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा जो मैथ के अंदर, तो आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से और उसको सॉल्व करेंगे। तब के लिए थैंक यू।